हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता होगा हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बारे में। और इसके पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को धातु अधातु के बारे में बताया था कि धातु अधातु क्या होती हैं, इनके गुणधर्म क्या है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है और ये किससे क्रिया करती हैं, किस तरह से करती हैं। और यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जा कर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। और साथ में यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि धातुओं की प्राप्ति के बारे में, कि धातु किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो जैसे कि जो धातु होती है वो प्रकृति में धातु जो होते हैं दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहली अवस्था है उसका मुक्त अवस्था और दूसरा अवस्था है संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब हो गया कि इसमें किसी अन्य चीज की ज्यादा अशुद्धि नहीं होगी, बहुत ही कम मात्रा में अशुद्धि होगी, मतलब कोई अन्य चीज का ज्यादा मिक्सर नहीं होगा, कोई अन्य चीज इसमें मिक्स नहीं होगी। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आदि, इनमें जो होता है कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम आदि, ये जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम आदि ये सारी जो है आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं और ये पृथ्वी के भूपर्पटी यानी कि भूमि के अंदर पाई जाती हैं और इसमें बहुत सारे धूल, रेत और भी मतलब ऑक्साइड, सल्फाइड, इन सारी की जो है अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, इन सब में जो है बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर जो होता है मिक्स रूप से पाई जाती हैं। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं खनिज, यानी कि पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि ऐसे तत्व या यौगिक जो पृथ्वी के अंदर यानी कि भूपर्पटी में जो है उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं खनिज। अब देखिए, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनका हम लोग जिनमें हमारे लिए कुछ यूजफुल चीजें होती हैं। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और उसको मतलब कम खर्चे में जो है उस यूजफुल चीज को हम लोग छांट करके जो है बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे खनिजों को हम लोग बोलते हैं अयस्क। यानी ऐसे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु ज्यादा मात्रा में पाई जाती हो जो हमारे लिए लाभदायक हो उसे हम लोग बोलते हैं अयस्क। और ये जो अयस्क होते हैं मतलब ऐसे अयस्क ज्यादा करके ऑक्साइड के रूप में, यानी कि उसमें जो होता है ऑक्साइड की अशुद्धि होगी, ठीक है, सल्फाइड की अशुद्धि होगी या कार्बोनेट की अशुद्धि होगी। यानी कि इन खनिजों में इनकी अशुद्धियां होती हैं, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट, या इसके अलावा कुछ रेत के कण हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें मिली होती हैं। लेकिन इनको जो है हम लोग आसानी से उसमें से अलग करके जो है धातु को छांट करके जो हमारे लिए उपयोगी है उसको ले सकते हैं, इसलिए इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं अयस्क। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे देखते हैं धातु कर्म या निष्कर्षण क्या होता है। कि जैसा कि मैंने बताया कि आपको उसकी जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं और जो हमारे लिए उपयोगी धातु होती है उन्हीं को बोला जाता है अयस्क। तो अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको अलग करके धातु को अलग कर देना धातु कर्म या निष्कर्षण कराता है। यानी कि अयस्क से जो है शुद्ध धातु को प्राप्त करने की क्रिया को जो है धातु कर्म कहते हैं। यानी इसमें कई स्टेप होते हैं जिसमें पहला स्टेप इसका है सांद्रण। सांद्रण क्या होता है? तो जो अयस्क होता है क्योंकि वो भूपर्पटी के अंदर की पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे जो होते हैं धूल हो गया, रेत हो गया और इनके कण जो होते हैं उपस्थित होते हैं जिन्हें हम लोग गैंग भी बोला जाता है। इस गैंग को अलग करना, गैंग को जो है उनसे अलग करना जो है सांद्रण कहलाता है। इसमें कुछ भौतिक विधियों का उसको कूट के पीस के जो है उनको अलग किया जाता है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सांद्रण। यानी कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि को अलग करना जो है सांद्रण कहलाता है। इसके बाद जो है जो धातुएं होती हैं हर धातु का जो है अलग अलग तरीके से हम लोग उसका निष्कर्षण करते हैं, मतलब उसमें से अलग अलग तरीके से जो है शुद्ध धातु को छांटा जाता है। तो इसके लिए पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा
हमने एक सक्रियता श्रेणी के बारे में पहले वीडियो में बताया था कि एक जो सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है कि धातुओं के क्रियाशीलता का घटता क्रम, इसी को जो है सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी कि जो श्रेणी में सबसे ऊपर आएगा वो अधिक क्रियाशील होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उन धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो पोटेशियम जो है अत्यधिक क्रियाशील है, उसे थोड़ा कम सोडियम हो जाएगा, उससे थोड़ा कम कैल्शियम हो जाएगा, उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम। मतलब जैसे नीचे जाएंगे आप तो उनकी जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो इस तरह से यदि हम मानते हैं तो धातुओं को जो है 3 वर्गों में बांट सकते हैं। यहाँ से अगर सक्रियता श्रेणी के हिसाब से देखें तो धातु के 3 वर्ग होंगे। एक हो गया हमारा निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु। दूसरा हमारा हो गया मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु। और तीसरा आपका हो जाएगा उच्च क्रियाशील धातु, उच्च क्रियाशील धातु। यानी कि जो धातुएं हैं अगर उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको बांटा जाए तो हमको 3 प्रकार की जो है मतलब धातुओं का समूह मिलेगा, निम्न क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और उच्च क्रियाशील धातु। तो अब जो इनकी क्रियाशीलता का अगर 3 क्रम है तो इनकी अभिक्रिया का भी क्रम अलग अलग होगा। मतलब जो ऊपर होंगे यानी कि जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वो कुछ अलग तरह का अभिक्रिया प्रदर्शित करेगी, जो मध्यम होगी वो कुछ अलग तरह का करेगी, जो निम्न होगी वो कुछ अलग तरह की अभिक्रिया प्रदर्शित करेगी। तो अगर ऐसे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा उच्च क्रियाशील धातु है, अगर उसका जो अयस्क है, उच्च क्रियाशील धातु वाला जो अयस्क है, उसको अलग करने के लिए हम लोग इसके गलित अवस्था से में जो है विद्युत अपघटन कर देते हैं। यानी यहाँ से हम पहले गैंग को जो है छाटेंगे, ये बारीक बनाएंगे, उसको जो है घोल बना देंगे और उस घोल को जो है उस घोल में हम लोग विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इनको अलग करते हैं। एल्युमिनियम को, सोडियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, इन सारी चीजों को। ठीक है, इसके बाद हमारा नंबर आता है मध्यम क्रियाशील का। तो जो मध्यम क्रियाशील धातु होती है उसमें 2 तरह की अशुद्धियां पाई जाती हैं, सल्फाइड की और कार्बोनेट की। यानी कि जो मध्यम क्रियाशील है वो 2 अयस्क के रूप में होती है, सल्फाइड अयस्क के रूप में और कार्बोनेट अयस्क के रूप में। तो सल्फाइड और कार्बोनेट से जो है डायरेक्ट शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान नहीं होता है, तो इसको हम लोग पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करते हैं, यदि जो आपका अयस्क है यदि वो सल्फाइड है तो उसका भर्जन कर देते हैं और भर्जन करके उसको ऑक्साइड में बदल देते हैं। और यदि आपका अयस्क कार्बोनेट अयस्क है तो उसका जो है निस्तापन कर देते हैं, तो निस्तापन करके उसको जो है ऑक्साइड में बदल देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भर्जन और निस्तापन क्या होता है। ठीक है, जब इतना हो जाता है यानी कि दोनों विधि से, भर्जन से भी और निस्तापन से भी, दोनों विधि से जो है पहले इसका क्या किया जाता है, ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। और जब ऑक्साइड में बदलने के बाद जो है कार्बन के उपयोग से जो है इसका अपचयन करा देते हैं और फिर हमको जो है शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद जो हमारा जो तीसरा प्रकार है वो क्या है, निम्न क्रियाशील धातु। मतलब इनकी क्रियाशीलता जो है बहुत कम होती है, जैसे Ag गोल्ड हो गया, Au यानी कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सारी चीजों की जो क्रियाशीलता है वो बहुत कम होती है। तो इनमें ज्यादा करके जो है ऑक्साइड की ही अशुद्धियां होती हैं, जिनको हम गर्म करके ही अलग कर देते हैं। यानी इनको नॉर्मल मतलब गर्म करने पर ही ये जो अशुद्धियां होती है वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, निस्तापन क्या होता है कि धातु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करना जो है निस्तापन कराता है। यानी कि जो आपका सांद्रित अयस्क है उसको वायु मतलब वहां पे वायु नहीं होनी चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में जब उसके गलनांक के नीचे उसको गर्म किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो है कार्बोनेट की अशुद्धि जो है दूर होती है। कार्बोनेट की अशुद्धि यहाँ से दूर हो जाती है। देखिए यहाँ पे CaCO3 है, गर्म करेंगे तो CaO यानी कि CO2 यानी ऑक्साइड में बदल गया, ये जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, फिर भर्जन किसे कहते हैं, अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में, यानी यहाँ पे वायु उपस्थित होगी। अगर यहाँ पे ऐसे अंतर पूछ सकता है कि निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या है, तो निस्तापन में जो है वायु नहीं रहनी चाहिए और भर्जन में वायु की नियंत्रित मात्रा होनी चाहिए। और निस्तापन में कार्बोनेट की अशुद्धि दूर करते हैं और भर्जन में जो है आप सल्फाइड की अशुद्धियां जो है दूर करते हैं। तो अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की जो क्रिया है उसको हम लोग कहते हैं भर्जन।
यानी कि ZnS प्लस 3O2, यहाँ पे देखिए वायु उपस्थित है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये आपका बन जाएगा ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड हो गया, और साथ में SO2 गैस जो होगी आपकी मुक्त होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में जो देखिए यहाँ पे ऑक्साइड में जो हम इनको कन्वर्ट कर लिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे धातु आती हैं वो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, और इनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो क्योंकि ये जो होती हैं वो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, ये बहुत कम क्रियाशील होती है, मतलब ज़्यादा जो अपक्रिया नहीं करती हैं, तो इनको अगर हम नॉर्मली गर्म करने पर ही इनसे जो है शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया सीनाबार HGS, यानी कि ये जो है मरकरी का एक अयस्क है सीनाबार। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो जब ये गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर तो मर्क्यूरिस ऑक्साइड में पहले ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, HgO में बदल जाएगा, और यहाँ पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। अब ये बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये आपका बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को यदि हम एक बार फिर गर्म कर देते हैं, यानी इसको एक बार फिर गर्म कर दिया जाए, HgO को एक बार और गर्म कर देंगे, तो फिर यहाँ से जो है आपका Hg अलग हो जाएगा और O जो है वहाँ पे अलग हो जाएगा, यानी कि Hg प्लस O2, यहाँ से जो है आपकी मरकरी जो है प्राप्त हो गई। तो इनको जो है मतलब इनसे शुद्ध धातु जो है प्राप्त करना, जो नीचे की धातुएं होती हैं वहाँ पे जो है बहुत आसानी होती है। देखिए दूसरा नंबर है हमारा मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी के बीच में उपस्थित है, मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो इनकी जो अभिक्रिया है, यानी कि इनकी जो क्रियाशीलता होती है ये मध्यम होती है, यानी मध्यम क्रियाशील होती है। जैसे आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये सब जो है आपकी मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, और प्रकृति में इनमें जो होता है सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, यानी ये सल्फाइड अयस्क के रूप में या कार्बोनेट अयस्क के रूप में ये पाई जाती है। तो जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको भर्जन के माध्यम से, और जो कार्बोनेट अयस्क होता है उसको निस्तापन के माध्यम से हम लोग पहले इसको ऑक्साइड में बदलते हैं। इसके जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मध्यम वाली होती हैं इनको ऑक्साइड में परिवर्तित करके धातु के रूप में कन्वर्ट करना आसान होता है, तो पहले इनको जो है ऑक्साइड में ही चेंज किया जाता है। तो सल्फाइड को जो है भर्जन के माध्यम से और कार्बोनेट को जो है निस्तापन के माध्यम से ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, और उसके बाद जो है कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके हम लोग जो धातु का ऑक्साइड है उससे हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने पीछे आपको भर्जन और निस्तापन बताया। देखिए अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भर्जन की, तो भर्जन के माध्यम से जो हम लोग सल्फाइड की अशुद्धि को दूर करते हैं भर्जन के माध्यम से। तो अगर लेते हैं ZnS, ठीक है, ZnS है, यहाँ पे जो है सल्फाइड की अशुद्धि है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। भर्जन में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और जब गर्म करेंगे तो ये हमारा बदल जाएगा ZnO प्लस SO2 के रूप में, ZnO प्लस SO2, यानी कि ये आपका जिंक ऑक्साइड बन गया, और साथ में जो है आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ से मुक्त होगी। ठीक है, इसी तरह से यदि हम लोग निस्तापन की बात करते हैं, निस्तापन, तो निस्तापन में जो है कार्बोनेट अयस्कों को दूर किया जाता है, यानी कि ZnCO3, और इसको जो हम लोग जब गर्म करेंगे, यहाँ भी गर्म किया जाएगा, जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये जो है आपका ZnO प्लस CO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने पीछे आपको बताया भी है कि जो भर्जन होता है, भर्जन में वायु की नियंत्रित मात्रा यूज की जाती है, और निस्तापन में जो है वायु की नहीं होती है, यानी कि निस्तापन में हम वायु नहीं लेंगे, सिर्फ गर्म करेंगे, और भर्जन में जो है वायु के साथ गर्म करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए दोनों माध्यम से जो है पहले क्या हो गया, ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। अब जो धातु का ऑक्साइड है उसका जब हम लोग कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि कार्बन जैसे किसी अपचायक का अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो धातु है हमारा वो अपचयित हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आप लोगों ने पहले लेसन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो होगा ये अपचयन हो जाएगा इसका, और ये बन जाएगा Zn प्लस CO। यहाँ से जो है जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा जो Zn यानी कि जो धातु है उसका अपचयन हो जाएगा, और हमारी जो शुद्ध धातु है वो अलग हो जाएगी। तीसरा हमारी धातु है उच्च क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, कि जो हमारे सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आती हैं उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, तो उच्च क्रियाशील होती हैं। तो इनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो चूंकि श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत क्रियाशील होती हैं, जैसे
सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि, ये सारी जो है हमारी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। इनका कार्बन के द्वारा जो है अपचयन नहीं हो सकता है, मतलब जो कार्बन है इनको विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है नीचे आता है, ठीक है, जो कार्बन होता है इनसे नीचे आएगा, तो लेकिन तो ऊपर वाले नीचे वाले को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे की जो नीचे के जो तत्व होंगे ऊपर वाले को जो है विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो होगा इनका हम कार्बन के द्वारा जो है अपचयन नहीं कर सकते हैं। तो इनके अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग एक विद्युत अपघटनी अपचयन विधि का जो है प्रयोग करते हैं, यानी कि विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा जो है इनका अपचयन करते हैं और वहां से जो है हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं।